नमस्कार, आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम कक्षा 10 विज्ञान का चौथा पाठ है कार्बन और उसके यौगिक, उसका एक टॉपिक देखेंगे, कार्बन की रासायनिक अभिक्रियाएं। ये काफ़ी मोस्ट टॉपिक है एग्जाम में। मिनिमम 2 नंबर और अधिकतम 4 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं। तो कार्बन की रासायनिक अभिक्रिया है ना, कार्बन क्या क्या नए पदार्थ बनाता है। 4 मुख्यतः दे रखी है अभिक्रिया आपके बुक के अंदर। पहली है दहन अभिक्रिया, दूसरी है ऑक्सीकरण, तीसरी है संकलन अभिक्रिया और चौथी है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो इन चारों अभिक्रियाओं को देखते हैं, बने रहिए वीडियो के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं दहन अभिक्रिया की। तो दहन अभिक्रिया क्या है? क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊष्मा, प्रकाश और अन्य उत्पादों का निर्माण करता है। दहन अभिक्रियाएं आमतौर पर ऊष्मा क्षेपीय होती है, जिसका अर्थ है कि वे ऊष्मा का उत्पादन करती है। और दहन अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली है पूर्ण दहन। पूर्ण दहन में पदार्थ पूरी तरह से ऑक्सीकृत हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जैसे उत्पादों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए मेथेन का दहन एक पूर्ण दहन अभिक्रिया है। ठीक है, तो पूर्ण दहन में कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं, साथ में उसका उष्मा और प्रकाश निकलते हैं, जैसे CH4 मेथेन है। ऑक्सीजन से क्रिया करता है, 2O2 जलकर कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, 2H2O जल, उष्मा और प्रकाश दिया। पूर्ण दहन में क्या होता है? पूरी तरह पदार्थ जल जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, उष्मा और प्रकाश बनते हैं। और मेथेन का दहन मैंने दर्शा रखा है। आगे बात करते हैं, दूसरा होता है अपूर्ण दहन। अपूर्ण दहन में क्या होता है कि अपूर्ण दहन में पदार्थ आंशिक रूप से ऑक्सीकृत हो जाता है, यानी पूरा नहीं जलता, आधा जलता है, और इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र होता है CO। कार्बन कण या अन्य उत्पादों का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए लकड़ी का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन कण और अन्य उत्पाद निर्माण कर सकता है। ठीक है, तो अपूर्ण दहन की में पहली बात है कि पूरी तरह पदार्थ जलता नहीं है। ठीक है, दूसरी बात, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड मुख्य उत्पाद बनती है, इसके अलावा कार्बन के कण भी बनते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं कि विभिन्न पदार्थ संतृप्त और असंतृप्त किस प्रकार की ज्वाला उत्पन्न करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये स्वच्छ नीली ज्वाला के साथ जलते हैं, स्वच्छ ज्वाला के साथ जलते हैं, सफेद ज्वाला निकलती है जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन को जलाते हैं तब। ठीक है, स्वच्छ ज्वाला के साथ है, सफेद ज्वाला एकदम साफ। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ये काली धुएं वाली पीली ज्वाला के साथ जलते हैं, यानी काली धुएंदार ज्वाला के साथ जलते हैं, थोड़ा बहुत पीलापन लिए होती है। और अपूर्ण दहन के दौरान संतृप्त हाइड्रोकार्बन भी कजली ज्वाला देते हैं। और अगर मान लो कि अगर अपूर्ण दहन करवाए तब ना आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो भी क्या काली ज्वाला दे सकते हैं, लेकिन वैसे नॉर्मली देखे तो पूरा दहन कराए तो असंतृप्ति देते हैं काली ज्वाला, जबकि संतृप्त देते हैं सफेद या साफ ज्वाला। लेकिन अपूर्ण दहन के दौरान संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो भी दे देते हैं, कैसी? काली ज्वाला। और गैस स्टोव में छिद्र होते हैं, ठीक है ना, हम गैस पर बर्तन रखते हैं, उसमें छिद्र होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, उस छिद्र पर हम बर्तन रखकर गैस निकलती है, तो उसमें क्या वो नीली रंग की ज्वाला जलती है। क्यों जलती है? इन छिद्रों के द्वारा ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचती है, इसलिए वो नीली जलती है। गैस स्टोव में छिद्र होते हैं, इससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन समृद्ध मिश्रण जलकर नीली ज्वाला मिलता है। नहीं, जो हाइड्रोकार्बन है गैस है, ठीक है, सिलेंडर के अंदर LPG, तो ये छिद्र है ऊपर, ठीक है ना, गैस पर, इन छिद्रों से पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है, इसलिए क्या कि नीली ज्वाला उत्पन्न होती है। अगर मान लो बर्तन काले हो रहे हैं तो हम कह देंगे कि ऑक्सीजन पूरी तरह नहीं मिल रही। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। आगे बात करते हैं एथेनॉल का। एथेनॉइक अम्ल में ऑक्सीकरण, यानी अगली अभिक्रिया हमारी ऑक्सीकरण। और आपकी किताब में एक उदाहरण दे रखा है एथेनॉल, इथेनॉल या एथेनॉल भी कहते हैं इसको। इथेनॉल कह लो चाहे एथेनॉल कह लो, एक ही बात है। इसका सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। एथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH। ठीक है ना, हाइड्रोक्सिल समूह OH जुड़ा होता है। तो ये एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या है, एथेनॉल या इथेनॉल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एथेनोइक अम्ल बनाता है। मैं छोटाएगा इसके अंदर। यह अभिक्रिया एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जिसमें इथेनॉल एक इलेक्ट्रॉन खोता है और ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है। एक ऐसी एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, इस अभिक्रिया की रासायनिक समीकरण इस प्रकार है, C2H5OH, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं CH3CH2OH। ये ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो ये एसिटिक अम्ल बन जाता है इसका CH3COOH, या एसिटिक अम्ल कहते हैं, इसी को एथेनोइक अम्ल कहते हैं, साथ में जल भी बन जाता है। ठीक है, तो ये अभिक्रिया इसके साथ उत्प्रेरक भी लगता है, तो उत्प्रेरक का आगे मैंने उल्लेख किया है। ठीक है ना, वैसे आप यहाँ पर भी कर सकते हैं कि उत्प्रेरक कौन सा लगता है ऑक्सीकरण के लिए, जैसे एक लगता है K2Cr2O7 या KMnO4, K2Cr2O7, आगे हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है इसकी। तो इस अभिक्रिया में एथेनॉल के यानी एथेनॉल के कार्बोनिल समूह में कार्बन परमाणु से एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन परमाणु को स्थानांतरित हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप कार्बन परमाणु पर एक ऑक्सीजन परमाणु से जुड़कर एक कार्बोक्सिलिक समूह है ना, OH समूह है वो
COOH में चेंज हो जाता है इस तरह। आगे बात करते हैं एथेनॉल का। एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण विभिन्न उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, इसमें उत्प्रेरक कौन कौन से लगते हैं? एक तो लगता है पारा उत्प्रेरक, जो आपकी किताब में नहीं है, ठीक है, तो आपकी जो किताब में वही पढ़ना, तो ये भी आप याद रख सकते हैं नॉलेज के लिए। पारा उत्प्रेरक का उपयोग एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण एक पारंपरिक विधि है। इस विधि में एथेनॉल को पारा ऑक्साइड यानी HGO के साथ गर्म करते हैं, तब ये चेंज हो जाता है, लेकिन ये आपकी किताब में नहीं दे रखा, तो इसलिए ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। मैं नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, आपके लिए ये काम का है। क्षारीय उत्प्रेरक। क्षारीय उत्प्रेरक का उपयोग एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण एक आधुनिक विधि है। इस विधि में एथेनॉल को पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 या पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 में से किसी एक के साथ क्षारीय विलयन के साथ गर्म करते हैं, तब एथेनॉल क्या है, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण का उपयोग विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। इसका उपयोग, यह प्रक्रियाएं कौन कौन सी है? पहला है सिरका का या विनेगर का उत्पादन। सिरका का उत्पादन एथेनॉल के एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। ठीक है, सिरका का उत्पादन। विनेगर बनाने के लिए, विनेगर बनाने में अंगूर या अन्य फलों के रस को एथेनॉल में किण्वित किया जाता है, फिर एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकृत कर लिया जाता है। अगला है फार्मास्यूटिकल उद्योग में। फार्मास्यूटिकल उद्योग में एथेनॉल का एथेनोइक अम्ल में ऑक्सीकरण विभिन्न दवाओं के निर्माण के लिए किया जाता है। तो ये इस अभिक्रिया के कुछ उपयोग है। ठीक है, ये भी मैंने बता दिए। अगली अभिक्रिया है संकलन अभिक्रिया। ये एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक अणु एक दूसरे के साथ जुड़कर एक बड़ा अणु बनाते हैं। इस अभिक्रिया में एक अणु से एक या अधिक परमाणु या समूह दूसरे अणु में जुड़ जाते हैं। ठीक है, संकलन है ना, जुड़ाव। संकलन शब्द का अर्थ होता है जुड़ना। ठीक है, तो संकलन अभिक्रिया कार्बनिक रसायन में बहुत आम है। वे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में विशेष रूप से उपयोगी है ना, असंतृप्त के लिए उपयोगी है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन द्विबंध या त्रिआबंध होते हैं। ये बहुबंध यानी एक से अधिक बहुबंध आगे द्विबंध या त्रिबंध एक या अधिक परमाणु जोड़ने के लिए उपलब्ध स्थान प्रदान करते हैं। जैसे एक अभिक्रिया दे रखी है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दे रखा है। ठीक है, C डबल बॉन्ड C, ये R जुड़े हुए R यानी एल्किल हो गया, CH3 हो सकता है। ठीक है, या H हो सकता है, R में से कोई हो सकता है, CH3 हो सकता है, CH3 CH2 हो सकता है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये निकल और या पैलेडियम की उपस्थिति में हाइड्रोजन का योग कराते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं नए आकर, ठीक है ना, H2 का योग हो जाता है, ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड हटकर एक सिंगल बॉन्ड या संतृप्त हाइड्रोकार्बन बन जाता है। आगे बात करें कि संकलन अभिक्रियाएं कई प्रकार की है, उनमें से एक आपकी किताब में दे रखी है हाइड्रोजनीकरण। एक ऐसी अभिक्रिया है जिसके अंदर हाइड्रोजन को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से जोड़ा जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग वनस्पति तेलों के तेल होते हैं उनसे वनस्पति घी यानी डालडा बनाने के लिए किया जाता है, अभी हमने देखा था। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, ये डबल बॉन्ड है, इसके H2 का योग होता है हाइड्रोजनीकरण में, अभी PD या निकल की उपस्थिति में। ठीक है, तो इससे क्या बनता है, इससे दो हाइड्रोजन जुड़ जाते हैं। ठीक है, और एक संतृप्त बन जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण हो जाता है। और ये वनस्पति तेल होती है, उसे वनस्पति घी का निर्माण किया जाता है। वनस्पति तेल असंतृप्त वसा होती है और वनस्पति घी संतृप्त में चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसके अंदर अगली एंड लास्ट अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अभिक्रिया एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अणु के एक परमाणु या समूह को दूसरे परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। इस अभिक्रिया में कोई नए परमाणु या समूह नहीं बनते हैं। जैसे मान लो एक अभिक्रिया है AB प्लस C, तो प्रतिस्थापन में क्या आता है, B को खदेड़ दिया बाहर और C इसके जुड़ गया, तो मान लो AC प्लस B बन गया। तो ठीक है, तो यह एक तरह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसका एक उदाहरण दे रखा है आपकी किताब के अंदर, मेथेन की सूर्य के प्रकाश में क्रिया द्वारा मेथिल क्लोराइड का निर्माण। तो सूर्य के सनलाइट की उपस्थिति में जैसे CH4 है, मेथेन Cl2 से क्रिया कराते हैं और इसका उत्प्रेरक क्या है, इसे ऐसे लिख सकते हैं CH4 प्लस Cl2 तीर का निशान, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश ही इसके अंदर उत्प्रेरक है। एग्जाम में 1 नंबर पूछा जा सकता है। मेथेन के द्वारा, मेथेन के क्लोरीनीकरण कहते हैं, इसको क्लोरीनीकरण कहते हैं। ठीक है ना, मेथेन के क्लोरीनीकरण में उत्प्रेरक कौन सा, तो इसका उत्तर होगा सनलाइट या सूर्य का प्रकाश 1 नंबर का। इसमें क्या बनते हैं, एक तो बनता है मेथिल क्लोराइड CH3Cl, साथ में HCl बनती है। तो कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, मेथेन को प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण दीजिए, इतना लिखा आ जाए, ठीक है, CH4 Cl2 सनलाइट लिखा हुआ है और ये प्रोडक्ट आपको लिखना पड़ सकता है, 1 नंबर ऐसे आ सकता है। या ये दिया हुआ, ये दुआ और आपको इसका रिएक्ट या उत्प्रेरक पूछ ले, कैटलिस्ट पूछ ले, तो सनलाइट हो जाएगा। ठीक है, और इतने अभिक्रिया देगा ये पूछा जा सकता है, एग्जाम में प्रश्न बनने वाला कैसा भी बना सकता है। तो ये थी हमारी चारों अभिक्रिया। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर